सो है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 शर्मा गेस पेपर की। ठीक है, जो शर्मा गेस पेपर का जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल सब्जेक्ट है, इसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न बन रहे हैं हमारे मॉडल सेट का, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। तो शर्मा में जो 5 मॉडल सेट दिए हैं, इसमें आपका पहला मॉडल सेट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कारणों से हमारा जो वीडियो में चैनल में वीडियो नहीं आ रहा था, तो अब रेगुलरली वीडियो आने लगेगा। कुछ कारण था हम लोगों का, तो अब वीडियो आने लगेगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल में आपका जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो हिंदी इलेक्टिव का रहा हो या तो फिर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, और एक विषय सोशोलॉजी का एक मेरा फ्रेंड है, यानी कि वो भी अच्छा पढ़ा लेते हैं। इस मतलब है, वो टीचर है सोशोलॉजी का, वो वीडियो बना देंगे। सोशोलॉजी का टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोग को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोग ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट है फर्स्ट, इसका क्वेश्चन आंसर का। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जो नहीं है पूछा जा रहा है, वो हो जाएगा सैन्य भूगोल। बाकी बात जो आपका व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सारा का सारा आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, जबकि सैन्य भूगोल ये आपका इस उपक्षेत्र में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो है निर्वाचन भूगोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब पूछा जा रहा है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो जो आपका ऐतिहासिक भूगोल है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, जबकि आपका संसाधन भूगोल हो जाएगा, कृषि भूगोल हो जाएगा, उद्योग भूगोल, ये सारा का सारा आपका आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आते हैं, जबकि नहीं आते हैं आपका ऐतिहासिक भूगोल। अगला बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। तो आपका चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो आपका जाकर 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, आप सभी का डिमांड था कि ज्योग्राफी का वीडियो बनाया जाए। कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं तो सोचा बना ही देता हूँ। चलिए, ज्योग्राफी का भी बना रहा हूँ। ठीक है, अगला और किसी का अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। तो किसी भी जगह देश का वास्तविक जो धन होता है, वहाँ के निवासी होते हैं, वहाँ का जो निवासी है वही उसका सबसे बड़ा धन होता है। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। तो छठा प्रश्न है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन है वो है जॉर्ज बी क्रेसी का है। जो क्रेसी जी इनका ये कथन है। अगला बात कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है वो होता है नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। तो भू आकृति हो जाएगा, जल की उपलब्धता हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, या मृदाएं। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारा का सारा महत्वपूर्ण रहा आपका, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात किया जा सकता है तो जलवायु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं नौवां प्रश्न की। तो नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करती है। तो आपका जो दोमट मिट्टी होती है ना, तो इन प्रदेशों में अधिक लोग निवास करती है। ठीक है, 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। ठीक है, तो उच्च होता किस में जानते हैं, आपका प्रथम अवस्था में। जो प्रथम अवस्था होती है इसमें आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। अगला बात कर लेते हैं 11 प्रश्न की। तो 11 प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांग के संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो जननांग के संक्रमण के वो द्वितीयक अवस्था में होते हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं। ठीक है, जो डेवलप कर गए हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग 12वां प्रश्न। तो आपका 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी कि देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की अगर संख्या की बात किया जाता है तो सिंपल सी बात है, इसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका 2 दिखाई दे रहा है, लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा आपका वृद्धि और विकास, यानी कि वृद्धि और विकास दोनों ही हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन में। और 14वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा का बात किया जा सकता है तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास, ठीक है, मानव विकास आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने
प्रस्तावित किया था? तो वो किया था आपका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इन्होंने किया था। अगला बात कर लेते हैं हम लोग 16 प्रश्न की। तो आपका प्रश्न है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो भारत से जो ऊंचा है वो श्रीलंका का है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है ये भी। और अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉपर श्रमिक कहलाते हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं 18 प्रश्न की। 18 प्रश्न में मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो सबसे अगर प्राचीनतम की बात किया जाए, पुराना अगर बात किया जाए तो भोजन संग्रहण और आखिर। ठीक है, सबसे प्राचीनतम क्रिया की अगर बात किया जा सकता है, ठीक है, तो जगह भोजन संग्रहण और आखिर। अगला बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न। आपका पूछा जा रहा है कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा पर विकास हुआ था? जर्मनी में, तो जर्मनी में आपका प्राकृतिकवाद पर, नियतिवाद पर, निश्चयवाद पर, ये सभी के सभी पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये सभी के सभी। आपका 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है? ठीक है, तो अर्धकुंडे के जो लेखक है वो कार्ल रिटर जी हैं। ठीक है, कार्ल रिटर जी अर्धकुंडे के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो संभववाद जो शब्द है सबसे पहले किए थे लुसियन फेवरे के द्वारा। जो लुसियन फेवरे हैं वो फ्रांस के रहने वाले हैं, आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो संभववाद का जो प्रयोग किए थे वो है लुसियन फेवरे जी। तो यहाँ फेवरे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रांस के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यमान से है? तो वह है डार्विन द्वारा। ठीक है, ये तो आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला बात कर लेते हैं हम लोग 23वें प्रश्न की। तो फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल वेत्ता से संबंधित है? ये जो कथन है वो विडाल डिला वलास से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिखाई दे रहा है, विडाल डिला वलास, ये सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं लोग 24वें प्रश्न की। तो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई? तो की था हम्बोल्ट द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है आपका, हम्बोल्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न की। तो आपका 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया नेचुरलिस के जो लेखक है वो वेरेनियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाया जा रहा है आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का संस्थापक अगर बात की जा सकता है तो हम्बोल्ट को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के संबंध ठीक है समर्थक विद्यमान एलन सैंपल किस देश की थी? तो जो एलन सैंपल थी वो कहाँ की थी? वो था अमेरिका का, यानी कि यूएसए की रहने वाली थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी। अगला प्रश्न 28वां की ज्योग्राफिया, ठीक है, ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? तो सबको पता है इरेटास्थेनेस होगा, जिसे भूगोल का जनक भी, भूगोल का पिता भी कहा जाता है इरेटास्थेनेस को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो पूरा विश्व का अगर बात किया जा सकता है तो पूरे विश्व का 17.5% भारत में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा कम अगर बात किया जा सकता है तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे कम में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला बात कर लेते हैं हम लोग 31 प्रश्न के। आपका 31वां प्रश्न जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में सबसे अगर अधिक बात किया जाए तो नाइजीरिया का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे विरल वाला जनसंख्या अगर बात किया जाए तो विषुवतीय क्षेत्र हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपका 33वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांग के संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो होता है आपका विस्फोट जो होता है वो द्वितीयक अवस्था में होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न की बात किया जा सकता है तो आपका 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो सघन जनसंख्या के लिए जो उत्तरदायी है वो शीतोष्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है शीतोष्ण, वो सही आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं 35वां प्रश्न की। तो आपका 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांग के संक्रमण
कि प्रथम अवस्था में प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। प्रथम अवस्था में जो जन्म दर होता है और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। तो 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 36वां प्रश्न है कि जननांग के संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 थॉमसन सही हो जाएगा। और 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के आधार पर घनत्व निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो घनत्व सही आंसर हो जाएगा। और 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयु लिंक पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता के ऊपर प्रतिशत किया जाता है? तो क्या जाता है आयु संरचना और और लिंग संगठन, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा, आयु संरचना और लिंग संगठन। अगला बात कर लेते हैं 39वें प्रश्न की। तो 39वें प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो पुरुष जनसंख्या की अधिकता, ये सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अगर है तो क्या प्रदर्शित करता है? वो स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी भी प्रकार का वीडियो अगर बनाना क्या रहेगा तो आप प्रेम से कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट को देखते हुए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।